नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बीपीएससी स्टडी आईक्यू में। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिहार की इस पावन बुद्ध की धरती को मेरा बहुत बहुत हाथ जोड़ करके प्रणाम है और आप सभी भाई बंधुओं को भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। चलिए आज के सेशन को आपके साथ स्टार्ट करते हैं बीपीएससी में, और वो भी पूरे हिस्ट्री के सेशन के साथ। अब आपके साथ लगातार जुड़ेंगे, खासकर हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को लेकर के। मैं लगातार आप सभी के बीच पटना ऑफलाइन सेंटर में तो लगातार एक्टिव रहता ही हूं, अब आपके साथ ऑनलाइन की इस दुनिया में भी हम एक्टिव रहेंगे और आपके एग्जामिनेशन को क्रैक कराने में पूरी बीपीएससी स्टडी आईक्यू की टीम के साथ सतत रूप से प्रयासरत भी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के भाई बंधुओं के साथ आज के सेशन को। का हाल बा बिहार? ठीक बा? हाँ ठीक है। और सब तो पी के बैठा आराम से। हम बहुत पिया पटना में, अब यहां पर भी पी रहा है। ठीक है, आ जाओ भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन 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 आप सभी भाई बहनों से बहुत बहुत विनम्र अनुरोध है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। सर इससे क्या होगा, अब यहां पर आपको इतिहास से संबंधित बहुत सारे फैक्चुअल फैक्ट्स मिलेंगे, साथ ही कुछ टेस्ट पेपर भी मैं लगातार यहां पर शेयर करता रहता हूं, तो बहुत सारा मतलब कंटेंट आपको अच्छा खासा यहां पर प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल आपको यह भी कहना चाहूंगा एग्जामिनेशन से संबंधित, क्योंकि एक बड़ा अनुभव है मुझे बिहार की इस परीक्षा में अपना समय देने का। एक बड़ा अनुभव रहा कि जब मैंने इस परीक्षा की तैयारी भी की और काफी बार पेपर्स को भी अटेम्प्ट किया है, इस लिहाज से मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने बिहार को बहुत करीब से जाना है, बहुत अच्छे तरीके से पेपरों को मैंने देखा भी है। आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे स्पेशली इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अवश्य इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको रहने दीजिए, इस वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये वाला चैनल। ठीक है, चलिए आज आपसे बात करेंगे स्पेशली, अच्छा आज आपसे स्पेशली बात करेंगे प्लासी के ऊपर, प्लासे के ऊपर बात करेंगे। हाँ, तो प्लासे वॉर जो है आपका, उसकी बात करें। ठीक, चलिए बंगाल से हम चलेंगे और बंगाल की धरती से कैसे प्लासी का वॉर हो गया उसकी आपसे थोड़ी सी ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। आखिर बंगाल में अंग्रेजों का पहले आगमन कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको ही देखने का आपके साथ प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी भाई बंधुओं को मालूम है कि अगर मैं बंगाल की आपसे बात करूं तो अंग्रेजों का जो पहला आगमन यहां पर हुआ था वो 1651 के समय में हुआ था, जब आपको मालूम होगा कि शाहसूजा जो था वो यहाँ का क्या हुआ करता था, एक प्रकार का नवाब हुआ करता था। क्योंकि आपको मालूम है कि औरंगजेब की जो थी 4 बेटे, औरंगजेब, मुराद, इसके अलावा अगर आप देखें तो शाहशूजा और दारा शिकोह। तो जो शाहशूजा था उसको जो एरिया दिया गया था वो बंगाल का ही क्षेत्र दिया गया था, और 1651 के समय में शाहशूजा यहीं का बेसिकली क्या था, एक प्रकार से नवाब था, चार्ज उसी के पास था। इसी समय अगर आपको मालूम है कि इसी का एक डॉक्टर हुआ करता था जिसका नाम क्या था, डॉक्टर बॉटन करके हुआ करता था, आपका डॉक्टर बॉटन करके हुआ करता था। इसी के समय में एक ब्रिटिशर्स का रिप्रेजेंटेटिव दल पहुंचा था कहां, बंगाल में, और बंगाल में जाकर के इससे कुछ रियायतों की मांग की थी, और इसी ने एक गोल्डन फरमान जारी किया था 3000 रुपए के कॉस्ट पर। याद होगा आपको, किसी ने एक प्रकार का गोल्डन फरमान जारी किया था विद दी 3000 रुपीज कॉस्ट के आधार पर, एनुअल पेमेंट के आधार पर। किसने? शाहशूजा ने स्पेशली इसको जारी किया था। तो शाहशूजा के द्वारा इसको जारी किया गया था, तब इनकी वहां पर प्रेजेंस आ गई थी। लेकिन आप बहुत बेहतर रूप में जानते हैं कि 1658 में औरंगजेब उत्तराधिकार के सक्सेशन को जीत चुका था, और उसके बाद फिर से यहां पर जब औरंगजेब का टेन्योर आया था तो ब्रिटिशर्स के साथ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस स्पेशली चालू हो गया था। उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे।
लेकिन उसी डिस्टर्बेंस के कारण आपको याद होगा कि 1686-88 के समय में एक एंग्लो मुगल कॉन्फ्लिक्ट भी यहां पर हुआ था, जब औरंगजेब के समय में आयरन हैंड पॉलिसी का यूज किया गया और अंग्रेजों को यहां से भगाया गया था। 1690 में पुनः जॉब चार्नॉक के नेतृत्व में सूतानाती गांव इनको आने की अनुमति दी गई थी। और 1698 में आपको याद होगा कि अजीमुशान, हाँ याद होगा, अजीमुशान अजीम उस शान जो यहाँ का सूबेदार हुआ करता था, उसने 1200 रुपए के एवज पर, याद होगा आपको कि 1200 रुपए के एवज पर 3 गांवों की जमींदारी इनको प्रदान की थी। एक का नाम था सूतानाती, एक का नाम था गोविंदपुर और एक का नाम हुआ करता था कालीकाता। तो एक का नाम हुआ करता था कालीकाता। उसी तीनों को मिला करके जॉब चार्नॉक ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की थी, है ना। जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता की स्थापना की थी और यहीं पे आगे फिर फोर्ट विलियम की स्थापना भी की गई थी। चार्ल्स आयर जो था उसका फिर प्रथम प्रेसिडेंट भी बना था। फिर इसके बाद जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो 1717 में आपको मालूम है जब राजा था कौन, फारूक सियार जो था, जब राजा हुआ करता था, इसने इनको मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स प्रदान किया था। क्या मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स प्रदान किया था। याद होगा कि 1715 में जब इसकी तबीयत खराब होती है तब अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेटिव जॉन सरमन के नेतृत्व में एक रिप्रेजेंटेटिव दल आता है कहां पर, मुगल कोर्ट में, जिसमें एक सर्जन भी था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन और एक दुभाषिया ट्रांसलेटर भी हुआ करता था जिसका नाम था ख्वाजा सेहूर्द। तो ये जो दोनों आए थे, इन्हीं के द्वारा आपको याद होगा कि ख्वाजा सेहूर्द और ये विलियम हैमिल्टन के द्वारा जो फारूक सियार है उसका प्रॉपर इलाज किया गया था। और प्रॉपर इलाज करने के बाद इसने उनको 3 राइट्स ग्रांट किए थे। याद होगा कि 30,000 के कॉस्ट पर इसने बंगाल बिहार वाला जो पूरा इलाका था वहां पर फ्री ट्रेड का राइट गवर्न किया था। 10,000 के एवज पर सूरत वाला जो इलाका था वहां पर भी फ्री ट्रेड राइट गवर्न किए थे। और बॉम्बे में जो इनके क्वाइंस मिंट किए जाते थे उसको थ्रू आउट मुगल एम्पायर में भी चलने की अनुमति दे दी थी। यहां तक हमको ये सारी चीजों का प्रॉपर ज्ञान है इस चीज का। वहीं जब यहां पर थे तब आपको मालूम है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेरे भाई मुर्शीद कुली खान। क्या नाम था, मुर्शीद कुली खान। याद होगा कि 1700 के आसपास जब औरंगजेब पावर के ऊपर था, कौन, औरंगजेब पावर के ऊपर था, तब उसने इसको बंगाल का दीवान बनाया था। इसी मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया गया था, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। याद होगा आपको। तो औरंगजेब ने इसको दीवान बनाया था, लेकिन जब 1717 का फरमान दिया गया था अंग्रेजों को, तब 1717 के बाद इसको बंगाल का सूबेदार एक प्रकार का बना दिया। तो इसको एक प्रकार से सूबेदार बना दिया गया था। अब यहां से क्या कहते हैं, बंगाल को गवर्न करना जो स्टार्ट किया था वो मुर्शीद कुली खान नहीं किया था। एक चीज याद रखिएगा, अंग्रेज एक ऐसी पावर है जो कभी भी आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगी, और यदि डायरेक्ट अटैक करती है और अगर आप उसके ऊपर किसी प्रकार से भारी पड़ जाते हो तो वो वहां पर आपसे क्षमा याचना भी करती है, लेकिन फिर वो वेट करती है, पेशेंस दिखाती है और तब आपके ऊपर अटैक करती है जब आप वीक होने लगते हो, तब वो फिर आपके ऊपर प्रॉपर अटैक करेंगे। और जब वो अटैक करेंगे तब फिर आपको याद होना चाहिए कि वो अगर आपको डाउन करते हैं तो फिर वो आपको उठने का मौका भी नहीं देंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने एक अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, वॉर, ट्रीटी, वॉर। इसके आधार पर ही वो काम करते थे, इसी के आधार पर वो स्पेशली काम करते थे। अब यहां पर एक तरफ तो अंग्रेजों को फ्री ट्रेड का राइट मिल चुका है, कहां पे, बंगाल के क्षेत्र में। देखिए बंगाल वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस था उस समय एशिया का। बंगाल में ही आप देखें तो बिहार और उड़ीसा, ये पूरा जो क्षेत्र है एक अच्छा खासा एरिया रखता था बंगाल, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खान यहां पर आ गया था एज अ नए नवाब के रूप में, आप मान लीजिए नए सूबेदार के रूप में मान लीजिए, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खान आया। अब इसी की ही मैंने यहां पर एक तो पिक्चरें लगाई हुई है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें।
मुर्शीद कुली खान के अगर टाइम पीरियड को देखिए तो लगभग ये 1727 तक आपको दिखाई देगा। मुर्शीद कुली खान वन ऑफ द मेजर पावरफुल रूलर था, कहां का, बंगाल का। इसी ने ही कैपिटल को भी शिफ्ट किया था, कहां, पहले कैपिटल ढाका हुआ करती थी, ये इसको शिफ्ट करके ले आया था कहां, मुर्शिदाबाद। ये इसको शिफ्ट करके ले आया था मुर्शिदाबाद वाले इलाके, तो ये इसको मुर्शिदाबाद वाले इलाके में ले आया था। इसी ने ही इजारादारी सिस्टम को भी यहां पर इंप्लीमेंट किया था, खासकर रेवेन्यू मॉडल के रूप में। और एक प्रकार से, अब देखिए मुर्शिदाबाद का क्या मतलब है, देखिए बात को समझिए। अगर मैं ये कहता हूं कि ये आपका कलकत्ता है, मान लीजिए कि दिस वन इज योर कलकत्ता, ठीक है, तो ये क्या है आपका, मैंने कह दिया ये है कलकत्ता, तो ये है आपका ढाका, ये है आपका ढाका। और ये एक अच्छा चेक बैलेंस करने के लिए अपनी कैपिटल को भी लेकर के आता, और भी कारण थे, विवाद भी हो गया था, ठीक है। तब ये लेकर के आया था कहां पे, मुर्शिदाबाद। अब यही मुर्शिदाबाद से मुंगेर जब कैपिटल जाएगी तो वो मीर कासिम के समय में जाएगी, जब वो इसको लेकर के आएगा कहां, मुंगेर। लेकिन अभी ये जो कैपिटल है ये आपकी मुर्शिदाबाद वाले इलाके में ही रहेगी। तो एक प्रॉपर चेक बैलेंस रखने का काम कर सकते हैं। कलकत्ता में अंग्रेज बैठे हैं, कासिम बाजार में अंग्रेज बैठे हुए। तो सबसे पहले जो आया था वो आया था मुर्शीद कुली खान एज अ पावरफुल रूलर के रूप में। जब जब देखिए रूलर पावरफुल रहेगा तब तक अंग्रेज कभी भी बदमाशी नहीं करते हैं, अंग्रेज बदमाशी नहीं करते, अंग्रेज वेट एंड वॉच का काम करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि कब तक हम अटैक नहीं कर सकते हैं यहां पर। 1727 में इसकी डेथ होती है। इसके बाद फिर इसी का दामाद पावर के ऊपर आता है जिसका नाम है सरफराज खान। तो सरफराज खान जो है वो आपको पावर के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। ये कौन था, ये इसी का एक प्रकार से दामाद लगता था, सरफराज खान। सरफराज खान के बाद जो पावर के ऊपर आया, ज्यादा लंबे समय तक नहीं आया था, शुजाउद्दीन फिर आया था। शुजाउद्दीन जो था वो आया था, ये सरफराज खान का ही क्या था, शुजाउद्दीन का ही एक प्रकार से पुत्र था, ठीक है। ये बहुत माइनर समय के लिए आया था, बहुत ही फ्यू डेज के लिए आया था, इसीलिए इसको कभी कभी गिनती नहीं भी की जाती है, लेकिन आप याद रखिए शुजाउद्दीन आया था स्पेशली। और शुजाउद्दीन कौन था, ये मुर्शीद कुली खान का दामाद था, ठीक है। ये कौन था, ये मुर्शीद कुली खान का दामाद था, सन इन लॉ हुआ करता था इसका। अब शुजाउद्दीन का जो बेटा था वो था आपका सरफराज खान। मैंने इसको पहले शुजाउद्दीन ही समझ लिया था, कोई बात। तो सरफराज खान जो था ये स्पेशली फिर शुजाउद्दीन का बेटा था जो कि सरफराज खान था। ये लगभग 1739 के आसपास पावर के ऊपर आता है, 1739 के आसपास पावर के ऊपर आता है। लेकिन इसका जो तख्ता पलट करता है वो कौन करता है, अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो अलीवर्दी खान आया था जो कि अफशार डायनेस्टी का हुआ करता था। दैट वन ऑफ द बिगेस्ट पावरफुल रूलर जो था वो अलीवर्दी खान हुआ करता था। इसने अपनी नवाबी की मान्यता के लिए भी बेसिकली मुगल राजा जो है उससे स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। और ये एक ऐसा राजा था अलीवर्दी खान जिसने मुगल राजा को कभी भी जो नजराना होता था, एक प्रकार का राजस्व जो होता था, उसको देने से मना कर दिया था। किसने, अलीवर्दी खान। मुगल बादशाह को जो एक प्रकार का नजराना फजराना दिया जाता था, वो सब क्या हो गया था, वो देना बंद कर दिया था। यही था जिसने यूरोपियंस जो थे इनकी तुलना मधुमक्खी से की थी, दैट इज हनी बी से की थी। और यही था जिसके समय में मराठा पावर जो है वो उड़ीसा तक के क्षेत्र में चौथ को बेसिकली वसूलने लगी थी। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा था। इसने मराठों को भी क्या कहते हैं, उड़ीसा प्रांत भी दे दिया था और चौथ भी दे दी थी। आप तो अलीवर्दी खान का ये रुतबा हुआ करता था। लेकिन अलीवर्दी खान के बाद जो आया वो आया सिराजुद्दौला। हमारे लिए आज का टॉपिक एक्चुअल में यही था, जहां तक मैं आपको लाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 1651 में अंग्रेज हुगली वाले क्षेत्र में आ गए थे, कासिम आसिम बाजार वाले वो क्षेत्र में आ गए थे। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि
1698 के अराउंड अजीमुशान के समय में उनको 3 गांवों की जमींदारी मिली और आधुनिक कलकत्ता की स्थापना हुई। फिर 1717 में फारूक सियार ने उनको फरमान भी जारी किया जिसके तहत उनको वहां पर फ्री ट्रेड का राइट भी मिला। और उसके बाद फिर पहले मुर्शीद कुली खान आया, फिर कुछ समय के लिए सरफराज खान आया था, लेकिन वो हट गया था, बहुत ही फ्यू डेज, माइनर डेज के लिए था। फिर शुजाउद्दीन आता है स्पेशी, जो कि अलीवर्दी खान का ही एक मुर्शीद कुली खान का ही दामाद था। और फिर शुजाउद्दीन के बाद फिर सरफराज खान पावर के ऊपर आता। सरफराज खान का तख्ता पलट करता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो है अपनी जो क्या कहते हैं नवाबियत थी उसको स्थायी बनाने के लिए मुगल राजा जो था उसको इसने 2 करोड़ की घूस दी थी। बताया मराठों को उड़ीसा का प्रांत भी इसको देना पड़ा था, मराठों ने डिफीट भी किया था इसको, और चौथ भी बेसिकली इसने दी थी। इसके अलावा यूरोपियंस की तुलना इसने हनीबी से की थी। जब ये मरा था तब इसकी 3 बेटियां हुआ करती थी, दामाद थे नहीं जिंदा, तो 3 बेटियां थी बकायदा। उसी में सबसे छोटी बेटी का जो बेटा था उसका नाम था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला उसका नाम हुआ करता था। अब यहां मैं अगर आपको एक पिक्चर दिखाता हूं तो फिर आप इस चीज को बहुत बेहतर रूप में समझ जाएंगे। सिराजुद्दौला जो था वो पावर के ऊपर आता है मुर्शिदाबाद। ये कौन था? ग्रैंडसन था किसका? अलीवर्दी खान। तो इसकी 3 बेटियां हुआ करती थी। तो तीसरी बेटी में जो सबसे छोटी बेटी थी उसी का ही मान लिया A, B और एक C। तो ए वाली जो बेटी थी वो थी, उसका नाम था घसीटी बेगम, घसीट के मारती थी बहुत। मझली बेटी का जो बेटा था उसका नाम था शौकत जंग, और जो सी वाला बेटी थी उसका नाम था सिराज उद्दौला। लेकिन पावर के ऊपर ये आया सिराजुद्दौला। ये पूर्णिया का नवाब हुआ करता था। पूर्णिया बिहार का ही हमारा क्षेत्र है, पूर्णिया वाला। तो पूर्णिया का बेसिकली नवाब हुआ करता था ये शौकत जंग। अब तीनों को राजा बनना है। घसीटी को भी बनना है, घसीट के मारेगी। शौकत जंग को भी बनना और सिराजुद्दौला को, तीनों को राजा बनना। बड़ी मुसीबत है। अंग्रेज इसी प्रकार के तो पूरे के पूरे समय को ऑब्जर्व किया करते थे कि भाई किसी प्रकार से कोई डिस्प्यूट इस प्रकार का फैले तो हम फिर उसको टारगेट करें। तो एक्चुअल में सिराजुद्दौला जब पावर के ऊपर आया था तो इसके कॉन्स्पिरेटर्स जो थे वो बहुत सारे थे, ठीक है। तो ये एज अ सॉवरेन राजा या सॉवरेन नवाब के रूप में अपॉइंट नहीं हुआ था सिराजुद्दौला। तो इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेटर इसके बहुत थे। इन्हीं कॉन्स्पिरेटर्स में मैंने 2 का नाम लिखा हुआ है कि एक तरफ पूर्णिया का जो फौजदार है नवाब था वो शौकत जंग था, और दूसरी तरफ बैठी है कौन? ढाका में कौन? घसीटी बेगम। तो ये जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, अब आप खुद ही सोचिए इस हिसाब से। तो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि अगर ये 24 साल का है और शौकत जंग भी 24 साल का है तो ये तो उसकी एक प्रकार से क्या हुई? मौसी। तो इसको तो कम से कम तुम्हें यार 45 साल का रखना पड़ेगा, इससे कम थोड़ी रख लोगे यार। बल्कि मैं 45 कम ही रख लाऊं, थोड़ा सा ज्यादा ही रख लो, चलो 45 ही रख लो। तो ऑलरेडी ये जो घसीटी बेगम बैठी है और शौकत जंग जो बैठा हुआ है, इसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया किसने? इसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स ने। तो सिराज के खिलाफ यहीं से कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो गई। तो प्लासी वॉर के अगर मैं यहां पर कारण आपको बताऊं, प्लासी वॉर के पहले तो मैं यहां पर आपको कारण बताऊं तो आप इस चीज को समझिए कि प्लासी के कारण क्या है। तो पहला तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो उसके राइवल्स थे, अर्थात जो उसके विद्रोही हुआ करते थे, किसके? सिराजुद्दौला के, उनको यहां पर शेल्टर किसने प्रोवाइड की है? ब्रिटिशर्स ने शेल्टर उनको प्रोवाइड की है। उनको बेसिकली सपोर्ट यहां पर किसका है? ब्रिटिशर्स।
दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? दूसरा बड़ा कारण जो है मेरे भाई वो है मिसयूज ऑफ दस्तक। इसका नाम है मिसयूज ऑफ दस्तक। मिसयूज ऑफ दस्तक। सर दस्तक का कैसे मिसयूज किया जाता था? मेरे भाई याद होगा आपको कि 1717 का जो फारूक सियार का फरमान था, फारूक सियार का फरमान था 1717 वाला, तो मेरे भाई उसमें दस्तक जारी करने का राइट दिया गया था। ये एक प्रकार का क्या था? ये एक प्रकार का परमिट हुआ करता था, एक प्रकार का ट्रेड पास हुआ करता था, जिसको दिखा करके आप बिना विदाउट किसी प्रकार का टैक्स पे किए जा सकते थे। तो एक प्रकार के फरमान के रूप में काम करता था। ये एक प्रकार के फरमान के रूप में काम किया करता था। तो इसका सर मिसयूज कैसे होता था? मिसयूज मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आप समझ लीजिए, ये है मिसयूज का ट्राइंगल। मान लीजिए कि ये है कौन? नवाब। मान लीजिए कि ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, और मान लीजिए कि ये है आपका भारतीय व्यापारी। मान लीजिए कि ये है आपका भारतीय व्यापारी। तो 1717 के फरमान के तहत ये इसको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स फैक्स नहीं देता था, जानते हैं आप बहुत अच्छे से। लेकिन यहां पर दस्तक का दो तरीके से मिसयूज किया जा रहा था। एक तरफ तो नवाब को भी धोखा दिया जा रहा था, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी को भी धोखा दिया जा रहा था। ऐसा नहीं केवल नवाब को ही धोखा दिया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी यहां पर धोखा दिया जा रहा है। आप इस चीज को समझिए। सर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को धोखा दे रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को इस प्रकार से धोखा दे रहे हैं क्योंकि यहां पर दस्तक जारी करने का राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को था, लेकिन यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर भी दस्तक को जारी कर। मैं हमेशा इसका एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल देता हूं, और क्लासिकल एग्जांपल इस प्रकार होता है कि क्लासिकल एग्जांपल इस प्रकार से होता है कि जब मैं क्या कहते हैं एक उसमें था 11वीं क्लास में था, तो मैं अपनी बाइक चला रहा था, और बाइक चलाते हुए मैं जा रहा था, तो एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। तो जब पुलिस वाले भाई ने मुझे पकड़ लिया, तब फिर अब आप भी जानते हैं 11वीं क्लास में थे, तो आपको ही मालूम है कि ले दे करके वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो मैं चुपचाप पुलिस वाले भाई से कहा, मैंने कहा देखो मेरे पास है नहीं, मैं माफी चाहूंगा, बट आप कुछ ले दे करके मामले को सेटल कर लो। तो 80 रुपए मैंने उस समय उनको देने का प्रयास किया था। लेकिन एक बात को समझिए, गंभीरता से समझिए, उसको इस तरीके से देखने का प्रयास कीजिए, आप उस पुलिस वाले को इस प्रकार से देखने का प्रयास कीजिए कि मान लिया कि ये हमारी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, हमारी बिहार की गवर्नमेंट है। बिहार की गवर्नमेंट ने पुलिस प्रशासन को दिया था क्या? टैक्स लगाने का राइट, और पुलिस में भी इसका एक ऑफिसर है। यदि वो पुलिस वाला, पुलिस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, यदि वो पुलिस वाला प्रॉपर क्या कहते हैं मेरा चालान काटता, तो उसकी रकम बनती, और वो रकम जो है जाती किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन उस पुलिस वाले ने मेरी पर्ची नहीं काटी, बल्कि वो पैसा अपनी जेब में रख लिया। ऐसा इससे पुलिस प्रशासन भी बदनाम हुआ, और इसकी भी इनकम कम हो गई एक प्रकार से। मान लीजिए एक प्रकार से कि एक कंपनी के रूप में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे आजकल तो प्राइवेट भी चल गए हैं, हम प्राइवेट के हिसाब से बात कर लेते हैं आपसे, हम प्राइवेट सिक्योरिटी के हिसाब से बात कर लेते हैं। इसमें इनकम किसकी बढ़ रही है? इनकम इसकी बढ़ रही है। इसीलिए आज भी देखिए बहुत सारे पुलिस वाले जो होते हैं उनके अपने व्यवसायिक चीजें भी चलती है। मैं यूपी की बात बताऊं तो यूपी के कोर्ट ने अभी बाकायदा बोला था कि पुलिस जो है, पुलिस के कुछ जो कर्मचारी ऑफिसर ऐसे हैं जिनके अपने क्या कहते हैं कॉमर्शियल व्हीकल्स चलते हैं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को क्या मेंटेन करेंगे? आप सोचिए, यूपी में बेसिकली बोला गया। तो यहां पर मेरे भाई मैटर क्या है? मैटर को इस हिसाब से समझिए कि दस्तक जारी करने का राइट इसको दिया गया था, लेकिन यहां पर ऑफिसर क्या थे? अपना प्राइवेट ट्रेड भी किया करते थे।
अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे, तो इस प्राइवेट ट्रेड करने से ईस्ट इंडिया कंपनी की भी रकम जो होती थी कम होती थी। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की भी क्षति हुई है, ऐसा नहीं कि उसकी क्षति नहीं हुई है। और इसी क्षति का परिणाम आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी देखेंगे जाकर के, तब भी आपको बेसिकली ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। समझ रहे हैं चीज को? सो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशली किसकी, हम बात कर रहे हैं अपना प्लासे वर्म की। तो प्लासे में किस प्रकार से इसका मिसयूज करते थे? तो भाई मेरे, एक्चुअल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आप देख रहे हैं और भारतीय व्यापारी को जो आप देख रहे हैं, ये तो इसको टैक्स प्रोवाइड करता था, ये तो इसको टैक्स देता था। मान लिया कि ये 500 रुपए टैक्स देता था, तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्शन में आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी, और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि भाई तुम हमें 300 रुपए दे दो, हम तुमको वो जादू की झप्पी दे देंगे जिसको दस्तक कहा जाता है। तो दैट इज मिसयूज। तो यहां से भी क्या हो गया, जो नवाब की इनकम हो रही थी वो क्या होने लगी, कम होना स्टार्ट। यहां से भी नवाब की इनकम क्या होना हो गई, कम होना स्टार्ट। नवाब की इनकम यहां से भी क्या होने लगी, कम होना स्टार्ट। अच्छा, आपकी स्क्रीन के इस समय फ्रीडम सेल आ रही, 79% का डिस्काउंट, और वो भी डबल वैलिडिटी के साथ। मेरे भाइयों बहनों, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका स्टडी आईक्यू परिवार अपनी क्वालिटी के लिए तो जाना ही जाता है, अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छे से जाना जाता है। इसीलिए, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी फ्रीडम सेल जो होती है वो सबसे बड़ी सेल होती है पूरे के पूरे साल भर की। इसीलिए अगर आप भी हमारी बीपीएससी परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर के एक बेहतर टीम के साथ तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपको आदित्य वैभव सर मिलेंगे, जिसमें आपको वेद सर मिलेंगे, जिसमें आपको अमित सैलानी सर मिल रहे हैं, अमित श्री सर मिल रहे हैं, जहां मेरी एक बड़ी भूमिका आपको मिलेगी पूरे इतिहास के सेक्शन को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन को लेकर के, तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप इस परिवार का हिस्सा अवश्य। यदि आपने मन में ठाना है तो 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक की जो हमारी सेल है उसका पार्ट अवश्य बनिए। मैं आपके साथ ऑफलाइन में तो प्रॉपर जुड़ता ही हूं, ऑनलाइन में भी अब प्रॉपर जुड़ूंगा ही जुड़ूंगा। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि जरूर इसका पार्ट बनिए। और किसी भी बैच को अगर आपको परचेज करना हो तो मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे भी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। कभी भी पढ़ाई से संबंधित कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो जरूर इसका पार्ट बने और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दीजिए उस टीम के साथ जिसको एक बड़ा अनुभव है इस सेक्टर में। तो मैं आपसे बात कर रहा था इस समय कि दस्तक को स्पेशली आप यूज कर सकते हैं, दस्तक को स्पेशली यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेरा कोड क्या है मैं ये भी बता दूं, मेरा कोड है साई लाइफ। क्या नाम है? साई लाइफ। तो साई को पहले याद कर लीजिएगा और लाइफ तो यूज कीजिएगा कोड के, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको प्राप्त होगी। अब यहां पर क्या है कि यहां से भी इसको क्या होने लगा, ऑटोमेटिकली घाटा होना स्टार्ट हो गया। तो ये भी एक बड़ा कारण बना किस चीज का, मिसयूज ऑफ दस्तक एक बहुत बड़ा कारण बना इसका। तीसरा सबसे बड़ी बात क्या हुई, तीसरी सबसे बड़ी बात क्या, असल में जो इसका क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला का मेन कैंडिडेट हुआ करता था, मेन कैंडिडेट हुआ करता था जिसका नाम था दीवान राजवल्लभ, दीवान राजवल्लभ करके हुआ करता था इसका। लेकिन यह भी सिराजुद्दौला का समर्थन ना करके यह करता था किसका समर्थन, घसीटी का समर्थन करता था, घसीटी का समर्थन करता था। और इसी का ही बेटा था कृष्णा वल्लभ, यह भी इसका विरोधी था किसका, सिराजुद्दौला का। इसको भी अंग्रेजों ने क्या किया था, प्रॉपर शरण दी थी, प्रॉपर शरण दी थी। और जब सिराजुद्दौला ने इसकी मांग की थी तब देने से उन्होंने मना भी कर दिया था। यह कारण बना था जब इमीडिएट उसने अटैक भी किया था। इसके अलावा एक और मेजर कारण था, वो था 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर के दौरान आपको मालूम है कि ये जो 1756 से लेकर 1763 के बीच में चल रही थी, कहां, अमेरिका में, मेरे भाई इसका एक्सटेंशन भारत में भी था। सर भारत में 7 ईयर वॉर का कैसे एक्सटेंशन आ गया,
असल में ये जो 7 ईयर वॉर थी, ये मेरे भाई किसके बीच में थी? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। और आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये अगर कलकत्ता था, ये अगर कलकत्ता था, ये अगर कासिम बाजार था, तो मेरे भाई इसी के ही बगल में यहां पर आप ऐसे इसको बना सकते हो, सोच सकते हो कि ये था चंद्रा नागौर, ये था चंद्रा नागौर। सब चंद्रा नागौर में तो आपको मालूम है कि फ्रांसीसी हुआ करते थे, तो फ्रांसीसी आपको यहां पर स्पेशली दिखाई पड़ेंगे। तो एक्चुअल में इस 7 ईयर वॉर के समय में ये जो कलकत्ता था, इसका इन्होंने फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, समझ? इनको देखा देखी जो हमारा फ्रांसीसी थे, इन्होंने भी फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। देखिए भारतीयों की वैसे भी आईआर जो है बहुत कम रही है, आपको मालूम है इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारा बहुत वीक रहा है। आप उठा करके देख लीजिए, इतिहास इसका गवाह है। आज की तो मैं बात नहीं करता, उस समय की बात को आप सोच लीजिए कि जब राजपूत यहां पर थे, तब मुस्लिमों ने जब अटैक किया तो हमको यही नहीं पता चल पा रहा था कि गोरी किस लिए अटैक कर रहा है, वो साम्राज्य बनाने के लिए करेगा या फिर यहां से जाने के लिए करेगा, क्या मिडिल ईस्ट की उस समय सिचुएशन थी। वही हाल बाबर के साथ हुआ, बाबर को इनवाइट किया गया, यही नहीं आइडिया था कि बाबर यहां पर साम्राज्य बनाने के लिए भी आएगा। अरे देख तो लेते कम से कम, तो समझ में आ जाता कि ईरान की तरफ वो जा नहीं सकता था, समरकंद की तरफ वो एक्सपेंशन कर नहीं सकता था, उज्बेकों ने वैसे ही डंडे मार के भगाया था बाबर को। अब वही हाल क्या कहते हैं मुगलों के साथ भी हुआ। औरंगजेब या जितने भी मुगल लीडर्स हैं, उनको अकल ही नहीं थी कि ये एक व्यापारिक कंपनी है। अरे 1588 में ही स्पेन को डिफीट कर दिया था ब्रिटेन ने, जो उस समय सबसे बड़ा क्या कहते हैं आर्मडा रखता था स्पेन। तो उसका आइडिया ही नहीं था बकायदा हमको, हम तो इनको एक मियर ट्रेडिंग कंपनी समझ रहे थे, जबकि पता नहीं चल रहा था आका है ये कहां के, यूरोप के, समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी इनको नहीं मालूम है कि 7 ईयर वॉर है, क्यों ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन ये इस बात को बहुत बेहतर रूप में जानते थे कि फोर्टिफिकेशन करने का अर्थ है कि एक प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट होना। आपको पता होना चाहिए कि फोर्ट के कारण भी बहुत बड़े बड़े युद्ध टल चुके हैं। फोर्ट को हल्के मत लीजिए, पद्मावत मूवी को देखिए, अगर पद्मावती मूवी में अगर फोर्ट नहीं होता तो शायद अलाउद्दीन खिलजी सीधे अटैक कर देता रावल रतन सिंह जी के ऊपर, लेकिन फोर्ट के कारण वो कमबख्त वहां पर बैठा हुआ था, है ना। तो फोर्ट को जीतने की अपनी टेंडेंसी थी। फोर्ट को भी अगर आप देखेंगे तो गद्दारों के द्वारा जीता गया है स्पेशली। तो फोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। यहां पर इन्होंने भी अपनी व्यापारिक कंपनियां जो हैं उसको फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट किया। तो सिराजुद्दौला इस चीज से चौंक गया कि भाई ये फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं आप एक मियरली व्यापारिक कंपनी है। तो इन दोनों को ऑर्डर जारी किया गया कि आप फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी तो इस बात को मान गए, लेकिन अंग्रेज इस बात को ना माने। अंग्रेजों ने कहा अरे जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत से आपने देखा हुआ। ड्रेक बैठा था उस समय कलकत्ता काउंसिल का, वो संभालता था पूरा कलकत्ता वाले क्षेत्र को, ड्रेक। तो फाइनली कहा अरे तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, जाओ निकलो अपना काम करो। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला को गुस्सा आया और सिराजुद्दौला ने फाइनली अटैक कर दिया किसके ऊपर? इस कलकत्ता और कासिम बाजार वाले इलाके। कलकत्ता और कासिम बाजार वाला जो इलाका है, यहां पर उसने क्या कर दिया? प्रॉपर अटैक कर दिया। कहां पर? इस कलकत्ता और कासिम बाजार वाले इलाके पर। अंग्रेजों को भाग करके यहां पर एक आइलैंड था जिसका नाम है फुल्टा आइलैंड, इसमें जाकर के इनको शरण लेनी पड़ी थी। फुल्टा आइलैंड जो है, यहां पर इनको आकर के प्रॉपर शरण लेनी पड़ी थी। किसको? गवर्नर ड्रेक हुआ करता था गवर्नर, और मिंचिन करके हुआ करता था सेनापति। अच्छा, यहां पर कलकत्ते में ही फोर्ट विलियम भी था, आपको मालूम है। तो एक कलकत्ता काउंसिल का एक मेंबर था जिसका नाम था हॉवेल करके हुआ करता था। ये कलकत्ता काउंसिल का ही हुआ करता था, हॉवेल करके हुआ करता था। इसका पूरा नाम था जे जेड हॉलवेल एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। इसके मन की कहानी है ब्लैक होल ट्रेजेडी वाली। ये इसी के मन की कहानी है, ब्लैक होल ट्रेजेडी वाली। हॉलवेल का ये कहना था कि सिराजुद्दौला जो है, इसने बेसिकली लगभग 14x18 के कमरे में 146 से ज्यादा लोगों को बंद कर दिया था। दूसरे दिन फिर उसको खोला गया था फोर्ट विलियम में, एक डंजियन था वहां पर, केवल एक जगह से स्पेशली उसमें हवा आ जा सकती थी बस। तो दूसरे दिन खोला गया तो लगभग 123 लोग मारे गए।
ये इसका कहना था। लेकिन उस समय का एक इतिहासकार भी था, उस समय का एक इतिहासकार भी था जिसका नाम था गुलाम हुसैन। उसका नाम था गुलाम हुसैन। इसने एक किताब लिखी है, इसका नाम है सियारुल मुतखैरीन। इसका नाम है सियारुल मुतखैरीन। सियारुल मुतखैरीन करके इसकी किताब है पूरी। और सियारुल मुतखैरीन में बेसिकली इसने ऐसी किसी भी घटना का जिक्र नहीं किया। माना गया कि इसकी एक प्रकार की मनगढ़ंत कहानी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। परिणाम स्वरूप इस पूरे के पूरे कलकत्ता वाले क्षेत्र को कैप्चर कर लिया गया और इसका नाम रख दिया गया अलीनगर। इसका नाम रख दिया गया अलीनगर। अब यहां से सूचना जाएगी कहां? आपके कर्नाटक वाले क्षेत्र में, क्योंकि आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि अंग्रेजों की प्रेजेंस कहां पर है। अंग्रेजों की प्रेजेंस ये मद्रास वाले क्षेत्र में है। ये मद्रास वाले क्षेत्र में है। इंसिडेंट कहां हुआ है? ये कलकत्ता वाले क्षेत्र में हुआ है। और फुलटार नामक आइलैंड में आकर के उनको शरण लेनी पड़ी। तो परिणाम स्वरूप मद्रास के पास फिर जवाब भेजा गया कि भाई हमको आपकी हेल्प की जरूरत है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो अक्टूबर 1756 में एक बैटल हो गई थी जिसका नाम था मनिहारी की बैटल। इसका नाम था मनिहारी बैटल। आपको याद होना चाहिए, मनिहारी बैटल में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को डिफीट किया और इसको निपटा दिया। इसका काम खत्म हो गया, शौकत जंग का काम खत्म हो गया। इधर जब जानकारी पहुंची मद्रास के पास, तब मद्रास से बेसिकली एक फ्लीट आई कहां पर? बंगाल की तरफ। दिसंबर में ये चली थी, दिसंबर 1756 में ये चली और लगभग मान करके चलिए जनवरी 1757 तक ये स्पेशली आ गई थी। अच्छा, ये जो वॉर हुई थी मेरे भाई, इसको आप इतिहास में, ये जो वॉर हुई थी, ये वॉर हुई थी एक्चुअल में जून 1756 में। इसको आप इतिहास में कलकत्ता वॉर के नाम से भी जानते हैं। इसको आप इतिहास में कलकत्ता वॉर के नाम से भी जानते हो। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्रोनोलॉजी में जब क्वेश्चन बनते हैं तब ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे मैं जब अभी गया था, खासकर पूरे जून के महीने में, लगभग सवा महीना में पटना में ही था, तब मैंने वहां पर क्लास ली थी। मैंने वहां पर अभी तक के सबसे अपडेटेड नोट्स वहां पर लिखवाए हैं प्रीलिम्स कम मेंस के हिसाब से। जितने मेंस के आपके क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे वहां पर उनको आंसर भी लिखवाए, और केवल आंसर ही नहीं लिखवाए थे बल्कि उनका मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है पेड बैच वालों का, जो बीपीएससी के रहते हैं। तो उनको मैं अपनी तरफ से भी गाइड करता हूं, तो अपनी तरफ से उनको मुझे गाइड करना भी है किस तरीके से। अभी तो आपका पेपर वहां पे टल गया, अदरवाइज मैं और ज्यादा उनको बेहतर रूप में करता। तो इस प्रकार से ऐसा रहता है कि जब भी आप किसी बैच से जुड़ते हैं तो हम पर्सनल लेवल पर जाकर के भी आपको उस हिसाब से ट्रीट करने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको कभी ऐसा प्रतीत ना हो कि ऐसा नहीं है कि हमने बैच ले लिया तो हम आइसोलेट में होगा। नहीं, ऑनलाइन के जितने हमारे बैचेस हैं उसमें भी मेरे टेलीग्राम के पेड ग्रुप्स भी बने रहते हैं, जिसमें मैं अपनी तरफ से उनको बेसिकली लीड करता हूं कि मेरा अपना बड़ा अनुभव है इस सेक्टर में, चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू देने का हो, चाहे यूपीपीएससी के इंटरव्यू का देने का हो, चाहे फिर बीपीएससी में अपीयर होने का। तो यदि आप एक बेहतर टीम के साथ बेसिकली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़िएगा। आपको वास्तव में क्या कहते हैं फील प्राप्त होगा, एक एक्स्ट्रा एज आपको प्राप्त होगा जो आपको सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। समझ रहे? तो ये वाला जो था, यहां पर ये कलकत्ता में पहुंची और फाइनली जनवरी लास्ट तक आते आते यही अलीनगर की यहां पर लड़ाई यहां पर आई। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, ये इधर आ गया, ओके। तो यहां से फिर ये कलकत्ता की तरफ पहुंची, ठीक है। यहां पर लगभग जनवरी लास्ट में लड़ाई हो गई और फाइनली जो कासिम बाजार यहां पर था, एक जगह पड़ती थी कासिम बाजार। जब अलीनगर को जीता गया, कलकत्ता को जीत लिया गया था, तब इसका नाम अलीनगर रखा था। तब यहां पर बेसिकली जो सिराजुद्दौला है अपने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया था जिसका नाम था माणिकचंद, उसको यहां पर अपॉइंट किया गया था। लगभग जनवरी 1757 पे अटैक किया गया और इस पूरे के पूरे अलीनगर वाले क्षेत्र को कब्जा कर लिया गया। फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि, इसे कहा गया अलीनगर ट्रीटी, इसे कहा गया मेरे भाई अलीनगर ट्रीटी।
और इस अलीनगर ट्रीटी जो है, इसके थ्रू, अलीनगर ट्रीटी के थ्रू जो कलकत्ता है ये अंग्रेजों को पुनः वापस कर दिया, पुनः वापस कर दिया गया अंग्रेजों को कलकत्ता। केवल कलकत्ता ही वापस नहीं कर दिया गया बल्कि दोनों में आपस में रिकॉन्सिलेशन हुआ, सिराजुद्दौला में भी और साथ में अंग्रेजों में भी। यह भी कह दिया गया कि दोनों किसी को उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करेंगे, फ्रांसीसी अपना काम करें, आप अपना काम कीजिए, किसी को उकसावे वाली कार्रवाई नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी उकसाएगा तो फिर वॉर होगी तो वो उसका जिम्मेदार। अब फरवरी 1757 को इस पूरे अलीनगर को जीत लिया गया और कलकत्ता मतलब इसको जीत लिया गया और ये संधि हो गई जिसे आप अलीनगर की ट्रीटी के नाम से जान रहे। अब यहां पर बैठा कौन? अब यहां पर बैठा क्लाइव प्लस वाटसन, दोनों बैठे। कहा भाई अब पूरा बंगाल को जरा देख के जाते हैं, पहले ड्रेक की खबर लेते हैं कि तुम हार कैसे गए ससुरे, पहले ये बता तुम हार कैसे गए ड्रेक। तो मिल बैठे जब 3-4 यार, क्लाइव, वाटसन, ड्रेक और साथ में बैकपाइपर क्लबसूडा बैठे। कहा ड्रेक क्या तुमने तो नाक ही कटा दी, कमबख्त तुम हार कैसे गए इस 24 साल के लड़के से। तब ड्रेक खड़ा हुआ, ड्रेक ने कहा महाराज सर गलती हो गई, लेकिन कलकत्ता यहां महाराज पैसा बहुत है और इसके कॉन्स्पिरेटर बहुत है, इसीलिए हम चाहते थे कि कुछ अपना आदमी ले आए तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो कहा महाराज आइए दिखाएं। तो लेकर के गया ड्रेक क्लाइव को, कहा महाराज वो देखिए कौन बैठा है, दिखाया, कहा ये घसीटी बेगम है। कहता ये कौन है भाई, इतनी डेंजर लग रही है। कहा इसको भी राजा बनना है। अच्छा, कहता महाराज थोड़ा सा और आगे आइए। कहा ये कौन है, इसकी तो तस्वीर पे हार लटका हुआ। कहा ये शौकत जंग है, इसको भी राजा बनना था। और ये दोनों कौन है, ये दुश्मन थे किसके, एक प्रकार से सिराजुद्दौला के। हमने इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। महाराज वो देखिए वो कौन बैठा। कहा ये तो कृष्णा वल्लभ बैठा, ये महाराज इनका जो दीवान हुआ करता था राज वल्लभ, उसका बेटा है। हमने इसको सौंपने से मना कर दिया था, इसके पिता ने हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट किया था, इसी कारण महाराज लड़ाई। और फोर्टिफिकेशन तो आपको मालूम है कि 1756 में अपने अमेरिका में वॉर भी चल रहा है, तो हम फोर्टिफिकेशन करवा रहे थे तो हमको मना कर दिया गया क्योंकि फ्रांसीसी भी हैं यहां पर, इसी कारण। और जब हमने मना किया तो फिर हमारे ऊपर अटैक कर दिया, उसके कारण कलकत्ता की वॉर हो गई और फिर हम हार गए और फुल्टा आइलैंड में हमको जाकर के शरण देनी पड़ी। तब दिमाग ठंडा किया क्लाइव ने, कहा ड्रेक अब एक काम करो, बुलाओ इसका जो सबसे पावरफुल आदमी है आर्मी चीफ। तब फिर आर्मी चीफ को बुलाया गया, आर्मी चीफ को बुलाया गया। इस आर्मी चीफ का नाम क्या था, मीर जाफर। मीर जाफर आया, कहा मीर जाफर साहब बैठिए। क्लाइव ने कहा लियो ये पटियाला पैक पियो, लंदन वाला है, पियो बैठ के। तो पिलाया ससुरे को, कहा पी ले ससुर का नाती। और जब पिलाया तो फिर उल्टी भाषा बोला मीर जाफर। क्लाइव ने कहा अरे का मीर जाफर, अरे ससुरे का आर्मी चीफ है, बने रहोगे? का सुल्तान उल्तान नहीं बनना, नवाब वाब नहीं बनना? कहा अरे बनना तो चाहते हैं लेकिन क्या करे, ये ससुरा बैठा है तो कैसे बने हैं। कहा अरे नवाब काहे के लिए चिंता कर रहे हो मीर बख्शी, मीर जाफर, क्लाइव का आज से तुम्हें पूरा सपोर्ट है, आज से हम तुम्हारा सपोर्ट करना चालू करेंगे। बस कुछ ऐसा करते हैं, राजा इसको हटाते हैं, राजा बनो तो। अब मीर बख्शी कब्जे में आ गया। कहा इसकी फंडिंग का सोर्स क्या है, तो फंडिंग का सोर्स था जगत सेठ। देखिए जगत सेठ उस समय उपाधि हुआ करती थी। मैं आप सभी भाई बंधुओं से बहुत विनम्र निवेदन करता हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये जो जगत सेठ उपाधि है, इस समय जगत सेठ का वास्तविक नाम क्या था, नाम क्या था वास्तविक, आप मुझे बताइए। तो जगत सेठ जो था ये बैंकर हुआ करता था। अब जगत सेठ को भी बुलाया गया तो जगत सेठ को भी इन्फ्लुएंस करके अपनी तरफ लिया गया। उसी प्रकार राय दुर्लभ, इसको भी अपनी तरफ किया गया। एक अमीर चंद हुआ करता था मर्चेंट, उसको भी अपनी तरफ किया गया। माणिक चंद, मतलब सभी को अपनी, जितने भी मेन ऑफिशियल थे सबको अपनी तरफ करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? क्लाइव और वाटसन के द्वारा। परिणाम स्वरूप लगभग अप्रैल लास्ट तक आते आते चंद नागौर पर अटैक कर दिया गया। अब जब चंद नागौर पर अटैक किया गया उसे माना गया वायलेशन ऑफ अलीनगर ट्रीटी, उसे माना गया वायलेशन ऑफ अलीनगर ट्रीटी। परिणाम स्वरूप जून 1756 में आकर के आपका वॉर हो गई। कहां पर? प्लासी वाले क्षेत्र। प्लासी वाले क्षेत्र में क्या हो गई? जून 1757 में प्लासी वाले क्षेत्र पे क्या हो गई? वॉर। दोनों तरफ से वॉर हुई। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं
दोनों तरफ से बेसिकली हुई। अब आप यहां पर केवल इस चीज को देखो, थोड़ा सा इसको मैं डार्क करता हूं ताकि आप इस चीज को समझ जाओ। अब दोनों तरफ से आप देखने का प्रयास करो तो एक तरफ आपको कमांडर और लीडर दिखाई पड़ेंगे, एक तरफ है सिराजुद्दौला, मोहनलाल और मदन। मीर मदान मोहनलाल दो केवल इसके सेनापति थे जो इसके साथ रहे। लगभग 50,000 की सेना रखी थी किसने, सिराजुद्दौला ने, और उनकी सेना लगभग लगभग 2,500 3,000 4,000 के आसपास, 2,500 के आसपास, इससे ऊपर। लेकिन जब वॉर स्टार्ट हुई तो मीर बख्शी ने अपना पाला बदल करके चला गया कहां, अंग्रेजों की तरफ। तो केवल दो ही सेनापति इसकी तरफ से ठीक तरीके से लड़े थे, मोहनलाल और मीर मदान, दोनों लड़े बहादुरी से। जब देखा कि स्थिति अनकंट्रोल हो रही है तो सिराजुद्दौला को बोला गया कि आप जाइए मुर्शिदाबाद, हम इनको निपटते हैं। तब बीच लड़ाई में फिर सिराजुद्दौला जो है मुर्शिदाबाद की तरफ आ गया, मुर्शिदाबाद की तरफ आया क्योंकि ये उसकी क्या थी उस समय, कैपिटल थी। लेकिन इस चीज को देखा किसने, मीर जाफर ने। तो मीर जाफर ने अपने बेटे मीरन को पीछे लगा दिया। मीरन को यहां पर आप देख सकते हैं, मीरन नाम लिखा हुआ है, मीर जाफर मीरन। मीर जाफर ने मीरन को पीछे लगाया और मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग जो था उसने फिर इसका कत्ल कर दिया, किसका, सिराजुद्दौला। यहां पर अगर हम देखें तो रॉबर्ट क्लाइव भी आपको दिखाई पड़ जाएगा, मेजर आयर कूट भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसके अलावा वही है यार लतीफ खान, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, कृष्णाचंद्र, यही कृष्णाचंद्र हुआ करता था जिसकी मांग की थी किसने, सिराजुद्दौला ने। और जगत सेठ कौन है, मेहताब चंद। अब आपको नाम यहां पर दिख गया तो अब आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखे हैं तो भैया मेरे देख लीजिएगा, जगत सेठ कौन है, मेहताब चंद। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मेरे भाई इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, जगत सेठ कौन है, मेहताब चंद। कभी आपसे नाम पूछ सकता है तो फिर आपको पता रहना चाहिए। उस समय जो सबसे अमीर बैंकर हुआ करता था उसी को ही जगत सेठ का टाइटल दिया जाता था। यहां पर अगर आप देखें तो एक तरफ आपके सिराजुद्दौला भी था और एक तरफ आपका कौन था, ये फ्रांसीसी हुआ करते थे। तो फ्रांसीसियों ने सपोर्ट किया था किसको, फ्रांसीसियों ने सपोर्ट किया था आपके सिराजुद्दौला को। तो मुर्शिदाबाद जो है आपका लेकर के चला गया था, तो मुर्शिदाबाद में हत्या कर दी गई। जगत सेठ जो है वो कौन है, मेहताब चंद। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो रिजल्ट क्या निकला, ब्रिटिशर्स की विक्ट्री निकली। मीर जाफर को बनाया गया नवाब, मीर जाफर बना नवाब और यहीं से बंगाल की लूट स्टार्ट हो गई। देखिए केवल बंगाल की लूट ही नहीं स्टार्ट हुई, इसके बहुत बड़े इंपैक्ट पड़े थे। पहला, अगर हम ब्रिटिशर्स की नजर में देखें, ब्रिटिशर्स के हिसाब से देखें तो ब्रिटिशर्स अब किंग मेकर की भूमिका में आ चुके थे, किंग मेकर की भूमिका में आ चुके थे। अब कौन नवाब बनेगा कौन नवाब नहीं बनेगा ये प्लासी के युद्ध ने तय कर दिया। पहले मीर जाफर को बनाया गया, फिर मीर कासिम बना, फिर मीर जाफर को बनाया गया था, फिर नजमुद्दौला को बनाया गया था, याद होगा आपको, है ना। दूसरा, इसी प्रकार से देखें तो कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका कैरेक्टर भी यहां पर चेंज हुआ था। ये अब सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल कंपनी के रूप में ही नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल कंपनी के रूप में ही नहीं थी, बल्कि अब ये एक एज अ मिलिट्री कंपनी के रूप में भी तब्दील हो गई थी, मिलिट्री कंपनी के रूप में भी तब्दील हो गई। उसी प्रकार से एक चीज और भी देखें आप, तो अब फ्रांसीसी जो है कभी भी अपनी पोजीशन को यहां पर प्राप्त नहीं कर सके। अब बंगाल जो है, बंगाल की एज अ सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में कौन थे, बंगाल की एज अ सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखने के लिए मिल रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वही केवल देखने के लिए आपको मिली थी, है ना। इसी प्रकार अगर आप देखें तो बंगाल की जो लूट थी, बंगाल की जो लूट थी, यहीं से इनको फंडिंग प्राप्त हुई और इन्होंने फिर जो थर्ड कर्नाटिक वॉर था, थर्ड कर्नाटिक वॉर के समय में अगर आप देखें तो थर्ड कर्नाटिक वॉर के समय में जो मद्रास में लड़ाई लड़ी गई थी पौंडीचेरी के पास, उसको भी क्या किया था, उसको भी जीतने में एक सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। तो प्लासी जो था वो बेस तैयार करने के लिए इसने काम किया था, जिससे आगे जाकर के फिर अंग्रेजों को कॉमर्शियल कंपनी से पॉलिटिकल कंपनी में चेंज करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।
तो मेरे दोस्तों, प्लासी के वॉर को हमने यहां पर आपके साथ देख लिया, जो हमको स्पेशली आपके साथ देखना था। लेकिन आप सभी को मैं एक बात पुनः बताना चाहूंगा कि मेरे भाई, फ्रीडम सेल जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और फ्रीडम सेल जो है वो हमारे स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व के अवसर पर स्टार्ट हुई है, जिसमें हम आपको सभी हमारे बैचेस जो भी हैं उसमें हम 79% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप भी तैयारी करने का विचार कर रहे हैं, आपसे बहुत विनम्र आग्रह है मेरा कि आप 11 से 15 अगस्त के बीच में एडमिशन अवश्य ले लीजिए। मैं स्पेशली आपको मेंस आंसर राइटिंग बहुत गंभीरता से कराता हूं, मेरा फोकस ही सबसे ज्यादा आपके साथ आंसर राइटिंग के ऊपर रहता है। यहां पर आप हमारे सभी बैचेस को देख सकते हैं, बिहार पीएससी आरंभ बैच और अभ्युदय बैच, दोनों में ही आपको एक बड़ी भूमिका देखने के लिए मिलेगी। यहां पर मैं आपके साथ मेंस आंसर राइटिंग के लिए जुड़ूंगा, और साथ में ये प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका प्रीलिम्स जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। अगर अभी भी आपको डर है किसी भी प्रकार का प्रीलिम्स को लेकर के, तो मेरा विनम्र निवेदन है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं लिया हो तो जरूर लीजिएगा, और टेस्ट को ऐसे मत कीजिएगा, हमेशा ओएमआर को रख करके टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको कभी भी टेस्ट में परेशानी नहीं आएगी, और ना ही कभी टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आए। तो इस चीज को जरूर देखिए। किसी भी प्रकार से आपको बैच लेना हो तो ये मेरा कोड है, जिसका नाम है साई लाइव। नाम क्या है? साई लाइव। तो पहले साई को जरूर याद कर लीजिएगा, उसके बाद मेरे इस कोड को आप अवश्य यूज कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है पढ़ाई से संबंधित, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे पुनः एक नए टॉपिक के ऊपर हम जुड़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।